अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सना। और आज जो हम टेक्नोवेशन के अंदर टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा डेटा स्टोरेज इन ऐप डेवलपमेंट। अच्छा, ये टॉपिक जो है हमारी ऐप डेवलपमेंट का जो टॉपिक है उसी से बिल्कुल रिलेटेड है और एक तरह से उसका आप कहने एक्सटेंशन है या उसका एक लास्ट पार्ट है कि अगर हमें डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है ऐप डेवलपमेंट में, अपनी ऐप की मेकिंग में, तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। तो हम जो है आज एक्सप्लोर करेंगे कि डेटा किस तरह से स्टोर किया जाता है मोबाइल डिवाइस में और उसको फिर एक्सेस किस तरह करते हैं हम, और हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस क्या हैं। अच्छा, डेटा अगर हम स्टोर कर रहे हैं थंकेबल के अंदर, तो थंकेबल के अंदर ऑप्शंस हैं हमारे पास कि हम किस तरह से उसको करेंगे। दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आप लोकल स्टोरेज करते हैं और एक आपके पास होता है क्लाउड स्टोरेज। अच्छा, जितनी भी हमने अब तक एप्स बनाई हैं उसमें अब तक हमने डेटा को स्टोर नहीं किया है। ठीक, हमने जब भी कोई वेरिएबल्स यूज किए हैं या कोई भी हमने कोडिंग की है, वो तमाम की तमाम जब हम ऐप को क्लोज करते हैं और जब ओपन करते हैं उसको दोबारा, तो वो वाइप हो जाता है। ठीक, उसके अंदर आपके पास कोई भी स्टोरेज बैकअप पे या बैक एंड पे आपने यूज नहीं किया हुआ। ठीक, तो हमारे पास अगर हम लोकल स्टोरेज यूज करते हैं तो उसमें हम वन टाइम के लिए डेटा यूज कर सकते हैं। आपको ऐप के अंदर जितनी भी बार उसे रिकॉल करना हो, जितनी भी बार आपने उसके अंदर काम करना हो, तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। बाकी क्लाउड स्टोरेज जो है वो आपके यूजर्स की इंफॉर्मेशन को फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो है वो सेफ रखता है अपने पास। अच्छा, लोकल स्टोरेज जो है वो आपके पास स्टोर्ड वेरिएबल्स के अंदर हम यूज करते हैं। हमने बहुत सारे वेरिएबल अभी तक ऐप इन्वेंटर के अंदर बनाए हैं, उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर किया है। और अगर हम किसी यूजर का कोई नेम, एज या एड्रेस वगैरह डालना चाह रहे हैं तो वो सिर्फ हम वन टाइम लेते हैं और फिर वो थ्रू आउट द ऐप यूज हो रहा होता है। ठीक, तो स्टोर्ड वेरिएबल्स बिल्कुल जैसे आपके पास एप्लीकेशन के वेरिएबल हैं उसी तरह से काम करते हैं। आपने इनिशियलाइज करना होता है उसको और फिर उसको यूजर नेम के साथ या कोई कॉन्टेक्ट है आपके पास या कोई एड्रेस है उस टैग के साथ आपने उसे सेव कर देना होता है। इट इज़ वेरी इजी, थंकेबल के अंदर ये काफ़ी आसान है। लेकिन इसकी जो आप कह लें एप्लीकेशन है, ये लिमिट्स हैं इसके अंदर। ठीक, क्योंकि आप अब हर बार अगर ऐप अपनी रन कर रहे हैं तो आप नहीं चाहते होंगे कि हर बार आपको जो है शुरू से वो तमाम वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़े, शुरू से स्टोरेज डिफाइन करना पड़े और शुरू से आपको तमाम तर चीज़ें उसके अंदर एंटर करनी पड़े दोबारा। तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा सा ऐसे वेरिएबल्स को यूज़ करें या ऐसा स्टोरेज यूज़ करें जो थोड़ा लॉन्ग टर्म हो और हमें बार बार उसमें एंटर ना करना पड़े। तो उसमें हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है क्लाउड स्टोरेज का। क्लाउड स्टोरेज जो है हम एक डेटाबेस बना देते हैं और वो तमाम चीज़ें जो होती हैं वो आपस में यूजर्स आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज होता है। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को क्लोज कर रहे हैं या कहीं और ओपन कर रहे हैं तो आपको दोबारा से डेटा को या स्टोरेज को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे आप उस क्लाउड को एक्सेस करके उस तमाम के तमाम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे आपने इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि आप इंस्टा है या आपके पास और डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, टिकटॉक है, तो ये सब के सब क्लाउड स्टोरेज को यूज़ करते हैं। आप एक जगह पे रहते हुए कोई चीज़ को अपलोड करते हैं, किसी पिक्चर को, किसी इवेंट को अपलोड करते हैं या कोई स्टोरी शेयर करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो वो तमाम के तमाम लोगों के पास एक्सेसिबल होती है। जितने लोगों ने आपको फॉलो किया हुआ है या वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर मौजूद है, तो वो दुनिया में कहीं पे भी रहते हुए उस स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है आपके पास क्लाउड स्टोरेज की। अच्छा, क्लाउड के जो वेरिएबल्स हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं जैसे आपके पास एक लोकल स्टोरेज के वेरिएबल्स काम करते हैं। और हम इसको अभी लाइव ऐप के ऊपर बना के भी टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये एक छोटी सी बेसिक आप कहने के डिफरेंस है या एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम इसको एप्लीकेशन पे बना के देखेंगे कि किस तरह काम करता है। ठीक, अच्छा, डेटा सोर्सेस आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं। आप या तो डेटा आप अपने पास सेव कर सकते हैं, आपके पास इसके अलावा गूगल की शीट्स होती हैं, आप उसके अंदर डेटा को स्टोर करते हैं। एक्सेल शीट्स के अंदर कर रहे हैं तो ये सारे के सारे डेटा आप फिर एक्सेस करते हैं अपने प्लेटफॉर्म के अंदर, अपनी ऐप के अंदर, कि आपको कौन सा डेटा चाहिए, या फिर आप उसमें मैनुअली एंटर करते हैं वन बाय वन। अच्छा, ये आपके पास थंकेबल का एक नज़र आ रहा है आपको इंटरफेस के। थंकेबल के अंदर आप किस तरह से डेटा को स्टोर करते हैं या डेटा को रिट्रीव करते हैं। इट इज़ क्वाइट इजी। और इसके अंदर आप डेटा सोर्सेस के अंदर जाके आपके पास सारे के सारे ब्लॉक्स आते हैं और आप फिर उसके अंदर से गेट स्टोर्ड वैल्यू या गेट वैल्यू के ऊपर क्लिक करके उसको अपने पास बनाते हैं।
ऐप इन्वेंटर के अंदर आपके पास डेटा स्टोर करना थोड़ा सा आसान भी है और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म भी होता है, तो इसलिए आज हम ऐप इन्वेंटर को यूज करेंगे, क्योंकि हमने जितनी भी अपनी एप्लीकेशंस बनाई हैं अभी तक, जितनी भी आपने एप्लीकेशंस देखी होंगी जिनके ऊपर सेशंस हैं हमारे, वो सारे ऐप इन्वेंटर के ऊपर हैं। तो आज जो हम ऐप बनाना सीखेंगे कि हम डेटा को स्टोर करें, तो हम दोनों ऑप्शंस लोकल स्टोरेज के भी और क्लाउड स्टोरेज के भी अपने MIT ऐप इन्वेंटर के अंदर देखेंगे। सेम लोकल स्टोरेज जो आपके पास MIT ऐप इन्वेंटर में है उसको टाइनी कहते हैं, यानी टाइनी डेटाबेस। ठीक, और उसके अंदर यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है जिसको शेयर ना करना हो, ठीक, जिसको अक्रॉस अपने प्लेटफॉर्म शेयर नहीं करना या डिफरेंट यूजर्स के बीच में शेयर नहीं करवाना। तो टाइनी तमाम तर ऐसे डेटा के लिए यूज होता है जो आप सिर्फ अपनी एप्लीकेशन के लिए चाहते हैं, जो आपने डिफरेंट यूजर्स के बीच में शेयर नहीं करवानी। तो टाइनी आपके पास इस तरह से कुछ नजर आता है, और स्टोरेज के जब आप ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपके पास क्लाउड DB, फाइल, टाइनी या वेब DB भी आता है। ये तमाम आपके पास इस तरह से जब आप गेट वैल्यू करेंगे, स्टोर वैल्यू के अंदर पहले आप ऑप्शन के अंदर आप वैल्यूज स्टोर करते हैं, उसको बताते हैं कि आपने किस टैग से या किस टेक्स्ट बॉक्स से आपने वैल्यूज को उठाना है, स्टोर करना है। और जो गेट वैल्यू का आपके पास फंक्शन है वो आपको ये बताता है कि जो स्टोर्ड वैल्यू है उसको आपने किस टैग से कॉल करना है और उसको वहां पे शो करवाना है। अच्छा, टैग नॉट देयर का जो फंक्शन है ये हम यूज करते हैं अगर इन केस आपके पास कोई भी वैल्यू किसी टैग के अगेंस्ट में स्टोर नहीं हुई थी, तो आप वहां पे टैग नॉट देयर का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। क्लाउड DB जो है आपके पास क्लाउड डेटाबेस है, बिल्कुल टाइनी DB की तरह काम करता है, इसके ब्लॉक्स भी उसी तरह के हैं, बट इसका जो आपके पास स्टोरेज है वो आपके क्लाउड के ऊपर होता है। अच्छा, ये दोनों टाइनी DB और क्लाउड DB ये दोनों नॉन विजिबल कंपोनेंट्स हैं, यानी जब आप इनको अपनी स्क्रीन के ऊपर ड्रैग करेंगे तो आपके पास साइड में इनके ऑप्शंस तो शो होंगे, ब्लॉक्स तो शो होंगे, लेकिन ये स्क्रीन के ऊपर आपको कहीं नजर नहीं आएगा कि आपने क्लाउड DB यूज किया है या टाइनी DB यूज किया है। ठीक, तो सेम इसी तरह स्टोर वैल्यू के टैग्स के अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं और उनको टैग्स के साथ स्टोर करते हैं, यानी आप एक स्पेसिफिक टैग देंगे कि इस टैग के अगेंस्ट में आपने क्या चीज सेव करनी है या स्टोर करनी है। इसके बाद क्लाउड DB के अंदर आपके पास गेट वैल्यू है, जो आपके पास जो प्रीवियसली आपके पास स्टोर हुई हुई वैल्यूज हैं उनको। अच्छा, हम आज जो प्रैक्टिस करेंगे वो हम करेंगे MIT ऐप इन्वेंटर के ऊपर डेटा स्टोरेज की, दोनों तरीके से। हम उसमें लोकल स्टोरेज भी चेक करेंगे और हम उसके अंदर क्लाउड स्टोरेज भी चेक करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी काम किया है, एप्लीकेशन बनाई है या उसके डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया है, वो हमने किया है अपने MIT ऐप इन्वेंटर के अंदर, क्योंकि उसमें आपके पास एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है, ऑप्शन ज़्यादा हैं, आप बहुत सारे जो स्क्रीन है वो बना सकते हैं, उसमें कोई आपके पास लिमिटेशन नहीं है। तो क्योंकि हमने ज्यादातर काम पीछे एप्लीकेशन जो डेवलपमेंट है उसमें MIT ऐप इन्वेंटर पे किया है, तो आज हम क्लाउड और जो लोकल स्टोरेज है ये दोनों हम चेक करेंगे अपने MIT ऐप इन्वेंटर। तो लोकल स्टोरेज के अंदर आपके पास सेम टाइनी DB होता है, जो आप कंपोनेंट यूज करते हैं MIT ऐप इन्वेंटर में, उसको जो लोकल स्टोरेज का कंपोनेंट है दैट इज टाइनी DB, टाइनी डेटाबेस। और ये हम तब यूज करते हैं जब हमें यूजर्स के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करवानी, यानी वो इन्फॉर्मेशन हम सिर्फ और सिर्फ अपनी एप्लीकेशन के लिए ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी का नेम, कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस वगैरह ले रहे हैं, तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको एप्लीकेशन के लिए तो चाहिए, लेकिन आपको दूसरे यूजर्स को ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं करनी कि किस यूजर का क्या नेम है या क्या कॉन्टेक्ट नंबर है। तो ये तमाम की तमाम स्टोरेज हम लोकल स्टोरेज करते हैं, और इसमें फिर हम टाइनी डेटाबेस या टाइनी DB MIT ऐप इन्वेंटर का जो ऑप्शन है वो यूज करते हैं। अच्छा, ये इस तरह से आपको नजर आता है। जब आप स्टोरेज के ऑप्शन में जाएंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वहाँ क्लाउड DB, टाइनी DB, फाइल या टाइनी DB वेब बेस, ये तमाम तर चीजें आ रही होंगी। ठीक, फिर आपके पास इस तरह के इसके कुछ ब्लॉक्स होंगे जो आपको अभी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं कि टैग वैल्यू पेयर, यानी आपके पास एक स्पेसिफिक हम किसी भी वैल्यू के साथ टैग करेंगे और उस वैल्यू को हम उस टैग के अगेंस्ट में यानी सेव करेंगे। और गेट वैल्यू यानी हम जब भी उस वैल्यू को, ये एक ऐसा फंक्शन है जब भी हम उस वैल्यू को कॉल करेंगे उस टैग के नाम के साथ, तो वो कोई भी चीज जो हमने उस टैग के अगेंस्ट में सेव की हुई है, फॉर एग्जाम्पल एक टैग है मेरे पास, नेम का टैग ले लेते हैं, जैसे कोई नाम है, फॉर एग्जाम्पल असद एक नाम है,
तो असद के नेम के अगेंस्ट में मैंने एक खास कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल सेव किया हुआ है। तो ये आपके पास एक नेम जो है वो टैग हो गया और जो वैल्यूज हो गई वो कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस हो गया। तो जब भी मैं स्टोरेज के जो फंक्शन है उसको कॉल करूंगी कि वो उस नेम के अगेंस्ट में उस वैल्यू को, कोई भी जो वैल्यू है, नेम है, कॉन्टेक्ट है या आपके पास ईमेल है, उसको डिस्प्ले करे। तो जब भी मैं वो नेम टाइप करूंगी असद और उसको कहूंगी कि गेट वैल्यू, तो आपके पास जो कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस जो सेफ है उसके अगेंस्ट में वो डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, वैल्यू इफ टैग नॉट देयर, ये हम तब फंक्शन यूज करते हैं जब आपने कोई टैग डिफाइन किया हुआ है और उसके अगेंस्ट में कोई वैल्यू सेफ नहीं की है। तो क्या होगा कि जब भी आप ऐसी वैल्यू को कॉल करेंगे या ऐसे टैग को कॉल करेंगे जिसके अगेंस्ट में उसका पेयर मिसिंग है, तो वहां पे आपको बता देगा कि इसके अगेंस्ट में कोई वैल्यू सेफ नहीं है। अच्छा, क्लाउड डेटाबेस या क्लाउड डीबी आपके पास एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि टाइनी डीबी की तरह बिल्कुल काम करता है, लेकिन इसकी जो आपके पास वैल्यूज हैं ये अक्रॉस द यूजर्स जो है वो शेयर हो रही होती है। ठीक। अच्छा, ये नॉन विजिबल कंपोनेंट्स होते हैं दोनों, क्लाउड डीबी और टाइनी डीबी। अब नॉन विजिबल कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि अगर आप इनको अपनी स्क्रीन के ऊपर ड्रैग करके लाते हैं और प्लेस करके इनकी कोडिंग कर रहे हैं, तो इनके कोड ब्लॉक जो है वो आपको शेयर नजर आते हैं, विजिबल होते हैं। बट इनकी जो कोई फिजिकल बटन या कोई फिजिकल चीज एज सच स्क्रीन के ऊपर नहीं आती है। उसका रीजन ये है कि वो आप जब भी स्क्रीन शो हो रही होगी तो आपको ये पता नहीं चलेगा अंटिल अनलेस आप उसके ब्लॉक देखेंगे कि वो क्लाउड डीबी यूज हुआ हुआ है या टाइनी डीबी यूज हुआ है। तो ये नॉन विजिबल कंपोनेंट्स है। सिमिलरली टाइनी डीबी में जिस तरह से आपके पास डेटा स्टोर होते हैं और स्टोर वैल्यू का पेयर, टैग और वैल्यू का जो पेयर है वो बिल्कुल क्लाउड डीबी में भी उसी तरह से होता है। स्टोर वैल्यू का हम फंक्शन यूज करते हैं जब हमें वैल्यूज स्टोर करवानी होती हैं और फिर हम उसको गेट वैल्यू करवाते हैं जब हमें उस वैल्यू को कॉल करना होता है। तो ये हम तमाम की तमाम ऐसी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पार्टिसिपेंट्स को या फॉर एग्जांपल डिफरेंट यूजर्स को सेम डेटा को एक्सेस करना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई गेम खेल रहे हैं, हम गेम वो बहुत सारे लोग खेल रहे हैं और हम चेक करना चाहते हैं कि उस गेम का हाई स्कोरर कौन है या उस गेम के अंदर जो लीडर बोर्ड है उसमें कौन कौन से लोग हैं जिनके हाई स्कोर्स हैं और उसकी 10 की लिस्ट है या 5 की लिस्ट है। तो हम ऐसी तमाम तर वैल्यूज जो सब लोग देख सकें, जो सब लोग एक्सेस कर सकें, वो हम क्लाउड डीबी में सेव करते हैं। इसके बाद आपके पास एक और कंपोनेंट होता है जो हम यूज कर सकते हैं, दैट इज फायर डेटाबेस। फायर बेस्ड डेटाबेस जो है आपके पास, फायर बेस्ड डीबी, ये यूज होता है आपके पास MIT ऐप इन्वेंटर के अंदर, लेकिन इसके अंदर आपको गूगल के ऊपर इसका एक अकाउंट बनाना पड़ता है और आप इसके अंदर भी वैल्यूज को सेव करके और डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं कहीं पर भी। तो आज हम जो है लोकल स्टोरेज के ऊपर यानी टाइनी डीबी के ऊपर और जो आपके पास क्लाउड डीबी है उनको एक्सप्लोर करके देखेंगे कि वो किस तरह काम करते हैं। फायर डीबी भी सेम उसी तरह काम करता है जिस तरह आपके पास क्लाउड डीबी काम करता है, बट इट इज समहाउ थोड़ा सा आपके पास मुश्किल है या आप कह लेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आज हम जो दो सिंपल हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप गूगल स्प्रेडशीट से भी वैल्यूज को कॉल करवा सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, लाइक 200 या 300 यूजर्स हैं, तो वो आप फिर मैनुअली ऐड नहीं करेंगे क्लाउड डीबी में या फायर बेस्ड डीबी में। आप क्या करेंगे कि गूगल स्प्रेडशीट का एक ऑप्शन होता है MIT ऐप इन्वेंटर में, वहां पर आप क्लिक करके उस डेटा को कॉल करवा सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा, ये हमने सारी चीज़ें देख ली कि कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस क्या है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन है आपके पास इंफॉर्मेशन का। ठीक है, डेटाबेस आपके पास हमेशा ऑर्गेनाइज होता है, एक खास टैग के अगेंस्ट में आपने कोई खास वैल्यू स्टोर की हुई होती है। इसके अंदर आपके पास कोई फॉल्स डेटा नहीं होना चाहिए या कोई अगर आपने नंबर्स का डेटा स्टोर किया हुआ है तो उसके अंदर ऐसा ना हो कि आपने कुछ नेम्स या अल्फाबेट्स जो है वो रॉन्ग डेटा स्टोर किया हुआ। डेटाबेस हमेशा क्लीन होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है और कोशिश की जाती है कि उसमें एरर कम से कम हो। क्लाउड स्टोरेज आपके पास वेब के ऊपर सेव होता है और कहीं पे भी जो डिवाइसेस इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है उनको रिट्रीव कर सकते हैं या यूजर उनको मल्टीपल एक्सेस कर सकते हैं। फिर आपके पास टैग वैल्यू पेयर है, यानी एक वे है स्टोर करने का कि एक खास नेम के अगेंस्ट में आपने कोई इन्फॉर्मेशन सेव कर दी या किसी नंबर के अगेंस्ट में आपने कोई नेम स्टोर कर दिया, तो ये आपके पास टैग वैल्यू पेयर है। तो अब हम MIT ऐप इन्वेंटर को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि हम MIT ऐप इन्वेंटर के ऊपर किस तरह से
डेटा को बना सकते हैं क्लाउड स्टोरेज के अंदर। अच्छा, ये मेरे पास MIT ऐप इन्वेंटर की स्क्रीन ओपन हुई भी है। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास 2 प्रोजेक्ट के ऊपर काम हुआ हुआ है। अब यहाँ से सबसे पहले हम देखेंगे कि हम क्लाउड DB के ऊपर किस तरह डेटा बनाते हैं या किस तरह से हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं। आप जाएंगे सबसे पहले प्रोजेक्ट नेम के अंदर, यहाँ पर आप कोई भी प्रोजेक्ट नेम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रख रही हूँ क्लाउड DB और इसको कर देते हैं टेस्ट। ठीक, यहाँ पर आपने इसको ओके कर दिया। ये आपके पास एक स्क्रीन आ गई। तो अभी हम सिंगल स्क्रीन के ऊपर काम करेंगे यहाँ पर। अच्छा, मैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट्स जिस तरह हम सेव करते हैं उसको बना रही हूँ कि हम किस तरह से कॉन्टेक्ट सेव कर सकते हैं लोगों के। तो कॉन्टेक्ट सेव करने के लिए सबसे पहले मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होगा। टेक्स्ट बॉक्स ये रहा, हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लगा दिया। इसके अंदर हम नेम ले सकते हैं यूजर से, और सेकंड बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स हम यूज करेंगे जिसमें हम कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं। ठीक, अच्छा, फिर हमें एक बटन चाहिए जिसको हम क्लिक करें तो हमारे पास सेव का ऑप्शन आ जाए कि वो चीज़ सेव हो जाए। अच्छा, यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ स्टोरेज में आपके पास स्टोरेज जो ड्रॉअर है, यहाँ आप टाइनी DB को इस तरह से ड्रैग करके यहाँ लें। ये यहाँ पर नॉन विजिबल कंपोनेंट है। यहाँ पर आपको साइड में आपके जो यानी राइट पे जो आपके पूरा डैशबोर्ड आ रहा है उसमें टाइनी DB शो तो हो रहा है, लेकिन यहाँ स्क्रीन पे कहीं भी आपको टाइनी DB शो नहीं हो रहा। ठीक, अच्छा, स्क्रीन के ऊपर आके आई वुड लाइक कि ये मेरे पास इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड में यहाँ पर आपके पास यहाँ सेंटर कर दिया हॉरिजॉन्टल को, और इसको भी यहाँ पे अलाइन वर्टिकल सेंटर। ठीक, तो ये आपके पास आ गया कि आपने यहाँ पे नेम और कॉन्टेक्ट आप यहाँ पे सेव करवा देंगे। अच्छा, ये हमारे पास स्क्रीन आ गई है। ठीक है, और स्क्रीन आने के बाद हम यहाँ पर एक काम ये करते हैं कि अच्छा, ये हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन आ गई है, और अब स्क्रीन के ऊपर हम टाइनी DB के ऊपर अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। यानी टाइनी DB का स्टोरेज बना के देखेंगे कि हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं। और सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्टोरेज में अगर आप आएंगे यहाँ पे ये इस तरह से नीचे, तो ये स्टोरेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास है टाइनी DB और आपके पास क्लाउड DB है। डिफरेंट जितने भी डेटा के सोर्सेस हो सकते हैं वो तमाम आपके पास यहाँ मौजूद हैं। आपने यहाँ पे टाइनी DB को ड्रैग करके लाना है। अब देखें, ये आपको स्क्रीन के ऊपर शो नहीं हो रहा। ठीक है, ये आपके पास राइट हैंड के आपके पास जो डैशबोर्ड है उसके अंदर शो हो रहा है, लेकिन आपके पास स्क्रीन में शो नहीं हो रहा है। तो ये नॉन विजिबल कंपोनेंट्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये स्क्रीन में शो नहीं होते। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि हम एक मॉडल बना रहे हैं जिसमें हम लोगों के नेम और कॉन्टेक्ट नंबर सेव करेंगे। ठीक, तो नेम हमें चाहिए होगा, और हम उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं कि हमारे पास नेम का टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये आ गया आपके पास नंबर का टेक्स्ट बॉक्स। ठीक, और फिर हमें बटन चाहिए जहाँ पे लोग क्लिक करें तो वो सेव हो जाए। एक हम अब स्क्रीन के ऊपर इसको एक काम ये करेंगे कि स्क्रीन के मिडिल में सेंटर में कर देंगे। तो आप स्क्रीन के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर इसकी अलाइनमेंट है, अलाइन हॉरिजॉन्टल में आप इसको सेंटर कर देंगे, और अलाइन वर्टिकल में भी आप इसको सेंटर कर देंगे। अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें तो आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से बैकग्राउंड का कलर चेंज कर रही हूँ। आई एम टेकिंग इट, ये वाला कलर ले लेते हैं, या कोई भी कलर आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा विजिबल भी हो गया था। तो अब हमें क्या करना है कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको हिंट नजर आ रहा होगा राइट पे, तो यहाँ लोगों को एक हिंट मिल जाएगी कि यहाँ क्या लिखना है। ठीक, जैसे आप जब किसी जगह पे कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसके ऊपर एक हिंट लिखी हुई होती है कि आपने क्या काम करना है। तो यहाँ पे हमने हिंट दे दी कि यहाँ आपने नेम लिखना है, और इसी तरह से यहाँ पर आपके पास सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम हिंट दे देंगे कि यहाँ पर आपने अपना नंबर डालना है। अच्छा, टेक्स्ट फॉर बटन 1 यहाँ पे हम कर देते हैं इसको सेव कॉन्टेक्ट। ठीक, यहाँ हमने कर दिया सेव कॉन्टेक्ट। तो अब आपके पास यहाँ पे हम नंबर नेम लिखेंगे अपना,
उसके बाद हम नंबर डालेंगे और ये कॉन्टेक्ट हम सेव कर देंगे। ठीक। अच्छा, अब इस डेटा को हमें रिट्रीव करना है, यानी अब मुझे ये डेटा वापस भी चाहिए, जो कॉन्टेक्ट मैंने सेव किया है वो मैं देखूंगी किस तरह। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आ गया, इसको हम ड्रैग करके यहाँ ले आए। ठीक है, और इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ हमें एक लेबल चाहिए जो हमें ये बताए कि यहाँ पे कौन सी चीज़ डिस्प्ले होगी। यहाँ पे हमारे पास ये लेबल आ गया, और एक बटन चाहिए जो हमें कमांड करने में हमें बताए कि हमें क्या चीज़ करनी है। अच्छा, ये टेक्स्ट फॉर लेबल 1, इसको हम रीनेम कर देते हैं कि यहाँ पे वी विल गेट द नंबर। सही, और ये बटन के टेक्स्ट को हम रीनेम कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास इसका बेसिक सा इंटरफेस हो गया। यहाँ पर हमने नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, और फिर उस कॉन्टेक्ट को हम सेव करेंगे, फिर यहाँ पर हम नेम एंटर करेंगे तो वो हमें यहाँ पे नंबर डिस्प्ले कर देगा। ये लेबल जहाँ पर आपके पास होगा यहाँ पे नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक, और हम कैसे बताएंगे, यहाँ पे हम गेट नंबर को क्लिक कर देंगे। अब हम इसकी कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग के लिए हम जाएंगे सबसे पहले ब्लॉक्स के अंदर। ब्लॉक्स में आपके पास सबसे पहले तो हमने बटन 1 की कोडिंग करनी है, तो यहाँ पर हम बटन 1 के अंदर आएंगे। व्हेन बटन 1 क्लिक, तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमें वैल्यू को स्टोर करना है अभी। तो वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम यहाँ आएंगे टाइनी डेटाबेस में, और यहाँ आपके पास होगा कॉल्ड tinydb डॉट स्टोर वैल्यू। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि आपने किस टैग के अगेंस्ट स्टोर करना है और यहाँ पे क्या वैल्यू होगी। तो टैग हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स 1, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास वो नेम आएगा जिस नेम के अगेंस्ट में हमने कोई खास नंबर सेव करना है। ठीक, तो आपके पास ये आ गया टेक्स्ट बॉक्स का। अब वैल्यू कौन सी स्टोर होगी, वैल्यू टू स्टोर ये हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स 2 से। तो टेक्स्ट बॉक्स 2 से यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो ये आपके पास वैल्यूज स्टोर हो गई। ठीक, अच्छा, अब जब हम ये वैल्यूज स्टोर कर लेंगे तो अब हमें डिस्प्ले करवाना है। तो डिस्प्ले के लिए हमने बटन 2 यूज किया है, जिसके अंदर हमारे पास है क्या, वैल्यूज को जब कॉल किया जाए, यानी जब किसी भी नेम को लिख के आपने, और वो डिस्प्ले कहाँ होंगी, हमारे पास जो लेबल है नंबर का वहां पे डिस्प्ले होंगी। तो हमें लेबल 1 के टेक्स्ट को जो है वो डिस्प्ले करवाना है। लेबल 1 टेक्स्ट, दिस वन। यहाँ पे कौन सी वैल्यू डिस्प्ले होंगी, ये हम अब टाइनी डीबी से लेंगे अपने, दिस वन, गेट वैल्यू। ठीक, तो जब भी बटन 2 क्लिक होगा तो लेबल 1 जो है वो कौन सा टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा, जो आपके पास टाइनी डीबी वैल्यू को कॉल करेगा। हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 3 के अंदर वो वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी। टेक्स्ट बॉक्स 3, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं इसको, इजी थे, और इसको हम यहाँ से कर देंगे टेक्स्ट बॉक्स 3। ठीक, और अगर कोई वैल्यू किसी टैग के अगेंस्ट स्टोर नहीं है तो यहाँ पर आपके पास एम्प्टी इस तरह से शो हो जाएगा। तो ये आपके पास पूरा एक इंटरफेस बन गया। अब हम इसको चेक करते हैं कि हम इसको कैसे देख सकते हैं। आपके पास इस तरह से शो हो रहा है। अच्छा, ये इमेलेटर में इस वक्त रन नहीं हो रहा, तो हम इसको मोबाइल के ऊपर डायरेक्टली करके चेक कर लेंगे।
मोबाइल में करने के लिए आपके पास मोबाइल के अंदर AI कंपेनियन का होना ज़रूरी है। ये MIT की एक ऐप है जो आपको प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। तो हम इसको मोबाइल में चेक कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मोबाइल में चेक करने से पहले यहाँ पर आप AI कंपेनियन को क्लिक करेंगे। इस QR कोड को आपने जो MIT का जो AI कंपेनियन की जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, आपने उसको स्कैन करना होगा इस कोड को। और जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो ये इस तरह से आपके पास प्रोग्रेस बार आएगा और फिर वो आपके मोबाइल के अंदर सेम यही ऐप जो आपने बनाई है वो पूरा रन करेगी। तो मोबाइल के अंदर ये कैसे रन कर रही है वो भी हम सेपरेटली देख लेंगे। अच्छा, इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे मोबाइल के ऊपर इसका डेमो हम चेक कर लेंगे और फिर हम क्लाउड डीबी के ऊपर काम करते हैं। ये हमारा टाइनी डीबी है। यहाँ सेव करने के बाद आपने प्रोजेक्ट्स में जाना है, स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट करना है और ये है हमारा, हम क्लाउड डीबी के ऊपर काम करते हैं। क्लाउड डीबी टेस्ट ओके कर देंगे। इसको कर देंगे टेस्ट 1। ये आपके पास एक न्यू स्क्रीन ओपन हो गई है और अब क्लाउड डीबी के अंदर हमें तमाम वो डेटा स्टोर करना होता है जो हम चाहते हैं कि दूसरे यूजर्स भी एक्सेस कर सकें। तो हम इसके अंदर एक स्कोर बोर्ड बनाते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट नेम्स और उनके अगेंस्ट में जो उनके डिफरेंट स्कोर्स हैं उनको स्टोर करेंगे पहले और फिर उनको एक्सेस करेंगे। तो हम क्लाउड डीबी में तमाम का तमाम ऐसा डेटा डालेंगे जो डिफरेंट यूज़र इंटरनेट से कनेक्टेड और उसी ऐप को यूज़ करते हुए आराम से उसको एक्सेस कर सकेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो स्टोरेज की कैटेगरी में आएंगे। और यहाँ से आपने क्लाउड डीबी को इस तरह ड्रैग करना है। ये भी एक नॉन विजिबल कंपोनेंट है तो आपको यहाँ पे राइट हैंड पे शो ज़रूर होगा लेकिन स्क्रीन के ऊपर आपको शो नहीं होगा। और क्योंकि हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं अपने पास नेम्स के अगेंस्ट में स्कोर्स, तो हमें उसी तरह से टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होंगे जिसमें हम नेम और स्कोर ले सकें। सबसे पहले यूज़र से इनपुट, तो यहाँ आपके पास लेफ्ट में टेक्स्ट बॉक्स, देन वी नीड अ सेकंड टेक्स्ट बॉक्स। इसकी हम स्क्रीन की अलाइनमेंट जो है वो सेंटर कर देते हैं, ठीक। देन वी नीड अ बटन। अच्छा, यहाँ पे हम इसकी हिंट दे देते हैं। यहाँ पर आपने नेम लिखना है अपना और सेकंड टेक्स्ट बॉक्स की हिंट है यहाँ पर स्कोर, राइट। यहाँ बटन का टेक्स्ट हम चेंज कर देते हैं, सेव, सॉरी। अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ नेम आएगा, यहाँ पे स्कोर आएगा एंड देन ये सेव हो जाएगा, ठीक। अब हमें इस डेटा को रिट्रीव करना है या ये डेटा हमें दोबारा से चाहिए, तो हम यहाँ पर एक लेबल लगाएंगे। यहाँ पर हमें डेटा चाहिए, दैट विल बी गेट डाटा।
आप यहाँ से चाहें तो इसका जो फॉन्ट साइज है ये आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ये फॉन्ट साइज आ रहा है, आई एम मेकिंग इट 18, ये थोड़ा सा विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। देन वी नीड अ टेक्स्ट बॉक्स जिसके अंदर आपके पास वो चीज़ शो होगी। सॉरी, टेक्स्ट बॉक्स फॉर द नेम, यहाँ पर आपने वो नेम लिखना है जिस प्लेयर का आपको स्कोर देखना है, ठीक है। और वो स्कोर कहाँ डिस्प्ले होगा, वो स्कोर डिस्प्ले होगा आपके लेबल के ऊपर। तो यहाँ से हम एक लेबल लेंगे, यहाँ पे मैंने नेम लिखा उस प्लेयर का जिसका मुझे स्कोर चाहिए, और यहाँ पे मुझे वो स्कोर नज़र आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूंगी, इसको कह दूंगी स्कोर, मुझे स्कोर शो होगा। अच्छा, इसका साइज भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बहुत ही छोटा सा साइज है इसका, 16 कर देते हैं। और ये सब करने के लिए मुझे एक बटन चाहिए ताकि मैं उसको क्लिक करूँ तो वो उसको एक्टिव करे। से बटन में आते हैं और इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, गेट स्कोर। ठीक, तो ये हमारा बेसिक सा इंटरफेस रेडी हो गया है जहाँ पे हमने स्कोर्स के नेम यानी टैग्स के अगेंस्ट में वैल्यूज सेव करनी है, लोगों के डिफरेंट स्कोर्स। अब इसकी कोडिंग करते हैं, ब्लॉक्स इसके। अच्छा, सबसे पहले हमें क्योंकि सेव करना है तो हम बटन 1 की कोडिंग करेंगे। फिर जब बटन 1 आपके पास क्लिक हो तो आपके पास क्लाउड डीबी के अंदर वैल्यूज को सेव करवाना है। तो ये स्टोर वैल्यू वाला हम फंक्शन यहाँ पे कॉल करेंगे। अब आपके पास जो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं उसमें टैग कहाँ पर है, वो टेक्स्ट बॉक्स 1 है हमारा। तो यहाँ हम टेक्स्ट बॉक्स 1 में जाएंगे, इसका टेक्स्ट लिया यहाँ से, और वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, वो टेक्स्ट बॉक्स 2 में स्टोर होगी। तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ से लगा के इसको ड्रॉप डाउन से चेंज करें। ठीक, तो ये वैल्यूज आपके पास स्टोर होगी। अब हम इसमें एक चीज़ और कर देते हैं कि जब ये सेव हो जाए तो हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो क्लियर हो जाए, यानी हमारे पास वो मज़ीद जो है वो कुछ शो ना कर रहा हो, थोड़ा सा हमारे पास कंफ्यूजन जो है वो कम हो जाएगी। तो ये आपके पास जब आप कोई चीज़ सेव करते हैं और जब आप सेव कर चुके होते हैं तो वो आपके पास फील्ड्स जो है वो क्लियर हो जाती हैं। तो दिस इज फॉर कि हम चीज़ को वहाँ पे क्लियर कर दें, जब भी वो सेव हो जाए तो फिर उसके बाद वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे ये सेव हो गया। अच्छा, सेम हम चाहते हैं कि आपके पास टेक्स्ट बॉक्स 2 में भी हो तो फील्ड क्लियर हो जाए, तो हमने टेक्स्ट बॉक्स 2 कर दिया। अब यहाँ पर आप कोई भी यूज़र का नेम लिखेंगे और उसके अगेंस्ट में उसका स्कोर लिख के सेव कर देंगे। अब आपने उसको रिट्रीव करना है डेटा को जो भी आपने सेव किया है, तो उसके लिए हमें बटन 2 की कोड करनी है। फिर जब भी बटन 2 आपके पास क्लिक हो, अब आपने क्लाउड से अपने डेटा को कॉल करवाना है और गेट वैल्यू करवानी है, यानी अब आपका डेटा सेफ है, आपने यहाँ पे वैल्यू को कॉल करवाना है। कहाँ पे शो होगा, वो टेक्स्ट बॉक्स 3 में शो होगा। तो टेक्स्ट बॉक्स 3 में जाके हमने टेक्स्ट बॉक्स 3 यहाँ पर आ गया। और अगर आपके पास कोई वैल्यू सेफ नहीं हुई भी, यानी किसी यूजर ने किसी ऐसे प्लेयर का नाम डाला जो वहां पे था ही नहीं, या उस प्लेयर ने कभी वो गेम खेला ही नहीं, उसका कोई हाई स्कोर नहीं है या वो लीडर बोर्ड में नहीं है, तो यहाँ पर आप उसको कर देंगे नो स्कोर, यानी इस नेम के अगेंस्ट में कोई स्कोर सेफ नहीं है। अच्छा, अब आपने जाना है क्लाउड डीबी में। ये जब आपके पास क्लाउड डीबी को क्लिक किया जाए तो क्लाउड डीबी की कौन सी वैल्यू शो हो, यहाँ पर आपने किया। और लेबल 2 के अंदर क्योंकि आप इसे शो करवा रहे हैं तो लेबल 2 की कोडिंग के ब्लॉक यहाँ पर है, और लेबल 2 टेक्स्ट सेट लेबल 2 टेक्स्ट दिस वन, यहाँ से आपने गेट वैल्यू का फंक्शन लेना है और यहाँ पे शो
तो अब आपके पास ये एप्लीकेशन बिल्कुल बेसिक सी क्या बनी है कि आपने डिफरेंट यूज़र नेम के अगेंस्ट में डिफरेंट स्कोर सेव किए, और जब आपने वो सेव कर लिए तो अब आप उनको कॉल करवा रहे हैं। अगर कोई गलत यूज़र नेम एंटर करेगा तो यहाँ पर उसको शो हो जाएगा कि इसका कोई स्कोर नहीं है, अदरवाइज वो आपको लेवल 2 यानी लेवल 2 जो आपका ये वाला जो लेवल है यहाँ पर आपको स्कोर की जगह पे उस पर किसी भी प्लेयर का स्कोर शो हो रहा होगा। तो हम इसको भी सेव कर लेते हैं पहले, और हम इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने एआई कंपेनियन के साथ। जब आप इसको कनेक्ट करेंगे अपने मोबाइल के साथ तो आपके पास सेम यहाँ से कनेक्ट करेंगे, आप एआई कंपेनियन पे जाएंगे, आपके पास कोड शो होगा, कोड आपने स्कैन करना होगा, कोड आपने अपने मोबाइल के ऊपर ऐप खोलनी है, और क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो आपको इस तरह से ये अपलोड होता हुआ नज़र आएगा, और ये आपके मोबाइल के ऊपर प्रॉपर तरीके से शो हो रहा होगा। तो अब हम मोबाइल के ऊपर इन दोनों जो हमने बनाए हैं टाइनी टीवी और क्लाउड टीवी, इनको हम टेस्ट कर लेते हैं। और ये बिल्कुल बेसिक, यानी आप कोई भी अगर एप्लीकेशन इस तरह की बना रहे हैं जिसमें आपने वैल्यूज़ को स्टोर करना है और वैल्यूज़ को फिर रिट्रीव करना है, अगर दो ऑप्शन हैं आपके पास, आप जो भी आपके पास स्टोरेज है वो आप शेयर करना चाह रहे हैं यूज़र्स के बीच में और इंटरनेट से वो एक्सेसिबल हो, तो आपने क्लाउड टीवी यूज़ करना है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ अपनी एप्लीकेशन के लिए उस डेटा को स्टोर करना चाहते हैं देन यू विल हैव टू यूज़ द टाइनी टीवी। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी, और अब हम मोबाइल के ऊपर जो है वो इनका डेमो चेक कर लेते हैं। बस बंद कर दें, स्टॉप कर दें।